हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी फिजिक्स हब में। आज हम शुरुआत करेंगे चैप्टर 1 की। चैप्टर 1 में देखिए जो हमारे लास्ट ईयर के इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। ज़्यादातर हम जो ये डिस्कशन करेंगे वो करेंगे हम पीवाईक्यू का, ठीक है, जो आपके पूछे गए हैं। और कोशिश करेंगे कि वीडियो को छोटा से छोटा रखा जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने पहले चैप्टर की। तो सबसे पहला टॉपिक आता है वो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है कि यह एक फोर्स है जो दो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल के बीच में लगता है। आप ये जानते हैं कि जब हम प्लस प्लस या प्लस माइनस दो तरह के चार्ज लाते हैं तो या तो उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है या फिर उनके बीच में एक रिपल्शन फोर्स काम करता है। रिपल्शन फोर्स जब मतलब कि हमारे सेम चार्ज हों तब हमारा रिपल्सिव फोर्स काम करता है ऐसे केस में। तो इसी फोर्स को कहते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की स्टडी करने के लिए फिजिक्स में जो ब्रांच बनाई गई इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और ये जो प्रॉपर्टी है, ये चार्ज पार्टिकल जो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, इसी प्रॉपर्टी को बोला गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की दो ब्रांच हमारी बनाई गई। पहला तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, कि जब हमारा चार्ज रेस्ट में हो, यानी कि आपने एक प्लेट लिया, आपने एक वायर लिया, उसमें आपने रब करके, इंडक्शन करके, फ्रिक्शन करके, कैसे भी आपने उसको चार्ज कर दिया, बट वो चार्ज फ्लो में नहीं है। तो ऐसे चार्ज की स्टडी के लिए जो हमारी फिजिक्स की ब्रांच काम करती है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रोडायनामिक है, जब सर्किट में आपका चार्ज कहीं फ्लो हो रहा है, आपने बैटरी जोड़ दी, आपने किसी पावर कनेक्शन से कनेक्ट कर दिया, तो सर्किट में जो चार्ज का फ्लो हो रहा है, इसको स्टडी करने की जो ब्रांच है वो बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक। अब इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, देखिए एक वर्ड ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी। ये क्यों है, ये साइंस कोई क्लियर एक एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाती है। कि अगर मान लीजिए कोई एक पार्ट, एक कोई मटेरियल है, ठीक है, मान लीजिए कि ये डिब्बा है, कोई भी है, एक बॉक्स मान लीजिए, इसमें मास होता है, बट क्यों होता है, इसका कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन फिजिक्स के पास नहीं है। तो ऐसी जो प्रॉपर्टी, जो एक बेसिक या फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जो किसी पार्टिकल का, किसी मास का, किसी किसी सबस्टेंस का एक फंडामेंटल एक गुण फिनोमिना मान लिया जाता है, इसी को बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। अब देखो ये होता क्या है कि ऑफ एलिमेंट्री, किसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मैटर। एलिमेंट्री पार्टिकल क्या हो गए आपके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और आपका न्यूट्रॉन। बट न्यूट्रॉन तो आपका मान लीजिए होता है न्यूट्रल चार्ज का, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपके नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है कि एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी एसआई यूनिट कूलाम है। इलेक्ट्रिक चार्ज की जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो होगी ई 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। अगर ये इलेक्ट्रॉन का केस है तो नेगेटिव चार्ज होगा, अगर प्रोटॉन है तो यही चार्ज पॉजिटिव नेचर का होगा, बट मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहेगा। डायमेंशन कैसे निकाली है, देखिए करंट की जो डेफिनेशन होती है वो होती है आई चार्ज फ्लो अपॉन टाइम, यानी पर यूनिट टाइम में आपके कंडक्टर से कितना करंट बहा। तो आई यानी करंट का जो डायमेंशन का सिंबल है उसे ए या आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्यू, और टाइम को करते हैं हम टी से। जो 7 फंडामेंटल आपकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं बेसिक, जो 7 यूनिट होती हैं, जो आपकी क्वांटिटी होती हैं, जो आपने 11th क्लास में पढ़ी, उसमें करंट भी था। करंट को या तो आई से करते थे या आई से। तो जो चार्ज की आपकी Q इक्वल टू आपकी जो डायमेंशन बन जाएगी वो बन जाएगी A इंटू टी। यहाँ एम एल पावर जीरो है, चाहो तो इनको शो कर दो जीरो पावर के साथ या फिर केवल 80 कर दो तो भी कोई फर्क नहीं है। तो ये तो इसकी चार्ज की डायमेंशन हो गई। क्वांटाइजेशन क्या होता है, देखिए क्वांटाइजेशन की जब सबसे छोटा जो चार्ज होता है वो होता है आपका इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब आप ये कहें कि इलेक्ट्रॉन के भी दो हिस्से कर दो, या 1.75 इलेक्ट्रॉन ले लो, या फिर 2.15 इलेक्ट्रॉन ले लो, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कंप्लीटली आपका एक सबसे फंडामेंटल यूनिट है, इसको फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता।
तो यही बात कही जा रही है कि इलेक्ट्रिक चार्ज अकर इन इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन भी कह सकते हो, क्योंकि प्रोटॉन भी सेम मैग्नीट्यूड रखता है और ना ही उसको ब्रेक किया जा सकता है। तो अगर हम किसी दो आप बॉक्स में, आप किसी मटेरियल में या दो कंडक्टर के बीच में अगर आप चार्ज को फ्लो कराएंगे, कंडक्टर कह लो या कोई भी सबस्टांस कह लो, ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि 1.75 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए या फिर 3.15 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। नहीं, देखिए, इंटीजर पूरा एक इलेक्ट्रॉन या फिर कंप्लीट मतलब बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। तो यही वो बोल रहा है कि इट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट इन द 1.5। तो इस तरीके के जो डेसिमल वाले, इसमें आप चार्ज नहीं एग्जिस्ट करेगा। चार्ज पूरी तरह से इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन को ब्रेक फर्दर क्योंकि नहीं किया जा सकता। तो जो एक क्वांटाइजेशन का आपका ये एक नंबर का न्यूमेरिकल बनता भी है, Q इक्वल टू एन। इसे तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कूलॉम लॉ की बात करते हैं कि सबसे पहला जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक में वो है हमारा कूलॉम लॉ। देखिए, कूलॉम लॉ जो है इसके बिना तो हम इस चैप्टर को क्या, हम पूरी फिजिक्स को ही नहीं पढ़ पाएंगे। और शुरुआत करते हैं। देखिए, हमें ये तो जानते हैं कि अगर कोई दो चार्ज रखे हैं, अगर वो पॉजिटिव हैं, वो सेम टाइप के हैं, या तो पॉजिटिव होंगे या फिर नेगेटिव नेगेटिव, तो दोनों के बीच में एक रिपल्सिव फोर्स काम करने लगता है। और अगर दो चार्ज अपोजिट नेचर के हैं, एक प्लस है और एक माइनस है, तो उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स काम करने लगता है। लेकिन बात यह है कि ये कितने मैग्नीट्यूड का लगता है, इसी को बताया कूलॉम ने। कूलॉम के लॉ के अकॉर्डिंग कि दो चार्ज के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और उन चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है, ये आपका Q1 है और ये आपका Q2 है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है इसके इनवर्सली इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और k यहाँ पर एक कांस्टेंट है। इस k की वैल्यू जो है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू होगी 9 इंटू 10⁹ यूनिट। हम ये न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम्ब स्क्वायर। ये कूलाम्ब स्क्वायर कहाँ से आया? k को अगर हम यही रखते हैं, r स्क्वायर को यहाँ ले जाएं तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि अगर हम यूनिट बनाते हैं मैनुअली भी, और ये हो जाएगा आपका Q1 Q2 यानी कि कूलाम्ब स्क्वायर। तो ये टोटल आपका ये क्या बनेगा एट लास्ट की न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम्ब स्क्वायर। तो ये तो आपकी यूनिट हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कूलॉम लॉ जो है वो काम करता है। ये इसका स्केलर फॉर्म है। अभी ये डायरेक्शन नहीं बता पा रहा है कूलॉम लॉ कि फोर्स लगेगा तो किस डायरेक्शन में लगेगा, केवल मैग्नीट्यूड बताया है। अब मैग्नीट्यूड सॉरी डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, कूलॉम लॉ के वेक्टर फॉर्म को हम जो है स्टडी करने की कोशिश करते हैं। आइए समझते हैं। देखिए, वेक्टर फॉर्म में क्या होगा कि हमारा एक Q1 और Q2 दो चार्ज रखे हुए हैं। पहले हम इसको समझ लेते हैं कि Q1 और Q2 दो चार्ज रखे हुए हैं। Q1 Q2 एक सेम टाइप के हैं तो रिपेल करेंगे Q1 और Q2, ठीक है। ये रिपेल करेंगे तो हमने ये मान लिया कि ये इस Q1 पे लगने वाला फोर्स है F12, हमने रिप्रेजेंटेशन कर लिया। F यानी वन चार्ज पे 2 की वजह से लगने वाला फोर्स, द फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू द चार्ज Q2। सिमिलरली हमने ये कंसीडर किया कि द फोर्स ऑन Q2 विल बी F21। 21 मींस द फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू द चार्ज 1, ठीक है। इनका डायरेक्शन अपोजिट होगा आपस में, F12 और F21 का। इनके बीच का स्केलर डिस्टेंस R है और इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हमने यहाँ पे किया है कि R12 यानी कि फ्रॉम चार्ज 1 टू चार्ज 2। सिमिलरली Q2 से हमने जो एक डिस्टेंस मानी है वो मानी है हमने यहाँ पर R21 यानी कि फ्रॉम चार्ज 2 टू चार्ज 1। अब वेक्टर फॉर्म को देखिए क्या है कि हम ये तो जानते हैं कि F जो होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। और यहाँ पर चार्ज होता है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इस डिस्टेंस को वेक्टर फॉर्मेशन में लिखने की कोशिश करेंगे फॉर चार्ज। सबसे पहले किस पर, चार्ज Q2 को ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ Q2 को। तो ये हो गया आपका Q1 Q2, और 1 2 हमने यहाँ इसलिए ली है, देखो Q2 पे जो चार फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में है। तो हम डिस्टेंस को भी कोशिश करेंगे कि हम सेम डायरेक्शन में ही लें, सो दैट कि नेगेटिव साइन और उस सबको हमें एडजस्ट ना करना पड़े। तो यहाँ जो डिस्टेंस है वो R12 है,
और फोर्स की जो डायरेक्शन है F21 वो दोनों सेम डायरेक्शन में ले लिए, तो R12 को हमने यहाँ रिप्लेस किया और ये एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर आप जानते हो कि अगर A कैप एक यूनिट वेक्टर है तो इट मीन्स कि A वेक्टर का हम उसके ही मैग्नीट्यूड से जब डिवीजन कर देते हैं तो जो हमें मिलता है वो होता है उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर। इसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ हमने यूनिट वेक्टर डायरेक्शन की वजह से जोड़ दिया। सिमिलरली हमने चार्ज Q1 पे जो हमें फोर्स लग रहा है हमने उसको कैलकुलेट किया। वो हमारा आया R21। यहाँ पे हम डिस्टेंस को अगर ले लें और फिर मैग्नीट्यूड से कन्वर्ट कर दें तो हमने ये देखा कि F12 और F21 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू के। Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू के दोनों का मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन दोनों की डिफरेंट आएगी। क्यों? क्योंकि देखिए यूनिट वेक्टर से देखिए आप, ये R12 R12 की जो डायरेक्शन होगी, R12 की, एक सेकेंड, R12 की जो डायरेक्शन होगी वो आपकी R12 की, यहां पे देख लीजिए, R12 की जो डायरेक्शन है, ये R12 की जो डायरेक्शन है वो आपकी इस डायरेक्शन में है। बट R21 की जो डायरेक्शन होगी आपकी, R21 की, वो आपकी आ, इस डायरेक्शन में है, यानी कि दोनों आपस में अपोजिट हैं। तो इसलिए F21 और F12 दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में बट इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ काम करेंगे। अब कूलॉम लॉ को देखिए, ये न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है, न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। कूलॉम लॉ अभी हम पढ़ चुके हैं कि न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है, और इसमें एक कंडीशन ये है कि द इलेक्ट्रिक चार्ज, दोनों चार्ज मस्ट बी एट रेस्ट, दोनों चार्ज रेस्ट पोजीशन में होने चाहिए। मूविंग चार्ज के लिए कूलॉम लॉ आपका काम नहीं करेगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होते हैं? या तो देखिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को या तो एप्सिलॉन से आप रिप्रेजेंट कर दो, या फिर कैप्पा, एक ग्रीक लेटर होता है, कैप्पा से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। और ये एक रेशियो होता है किसी भी मीडियम का। डाइलेक्ट्रिक या रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है? उस मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी और वैक्यूम या स्पेस की जो परमिटिविटी होती है, उन दोनों का जो रेशियो होता है, इसी को बोलते हैं उस पर्टिकुलर मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी। तो यानी कि दो तरह की परमिटिविटी किसी भी मीडियम के साथ एसोसिएट होती है। पहला तो उसकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी, जो यहां पे हमने ये रिप्रेजेंट की है, और दूसरा उसकी रिलेटिव परमिटिविटी। तो दोनों का फर्क आप थोड़ा सा दिमाग में बिठा लेना कि इसकी वैल्यू तो गिवन होगी, ठीक है, लेकिन अगर उसी मीडियम की हम रिलेटिव परमिटिविटी बोलेंगे तो हम क्या करेंगे कि जो वैक्यूम या स्पेस की परमिटिविटी है उससे हम डिवीजन कर देंगे, जो मिलेगा वो उस पर्टिकुलर मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी बोली जाएगी। आगे बढ़ते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की हम बात करते हैं। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की, कि फोर्स का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होगा। देखिए, होता क्या है कि हाँ, जब आपके पास मल्टीपल चार्ज आप पे रखे हुए हों, तो एक मान लीजिए चार्ज आपके पास यहाँ पे Q1 है, एक चार्ज आपके पास यहाँ पे Q1 है, और यहाँ आपके पास मल्टीपल चार्ज रखे हैं, मान लीजिए ये Q2, यहाँ पे Q3, 3D स्पेस में कहीं भी हो सकते हैं। तो और यहाँ पे मान लीजिए ऐसे, मान लीजिए इसको Q4, ऐसे डॉट डॉट करके आपके पास n चार्ज आपके पास रखे हुए हैं, ठीक है। तो अब इस Q1 पर Q2, Q3 या और जो भी दूसरे चार्ज ये रखे हुए हैं, इनकी वजह से इसको टोटल जो एक रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या फील होगा। इसी की बात करता है हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। यहाँ पे हम देखिए डायरेक्शन को, जो डिस्टेंस है उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, पहले हम रिप्रेजेंटेशन समझ लेते हैं। इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सफिक्स और प्रीफिक्स ही आप अपने अकॉर्डिंग ये लगा सकते हो, जैसा भी आपको ठीक लगे। जैसे कि मान लो कि हमने ये अगर वेक्टर, हमने जो डिस्प्लेसमेंट है Q2 से हम Q1 की तरफ जा रहे हैं, यानी हम इस डायरेक्शन में जब हम जा रहे हैं, हम डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को नाप रहे हैं इंक्लूडिंग डायरेक्शन, तो हमने यहाँ पे इसको R12 से रिप्रेजेंट किया है, यानी कि 2 से 1 की तरफ की डिस्टेंस।
ये रिप्रेजेंटेशन है, आप कैसे भी ले सकते हो, ठीक है। फोर्स जो है Q1 पे लगने वाला, ये Q1 पे लगने वाला जो फोर्स है किसकी वजह से, Q2 की वजह से, ये है हमारा F12। इसकी डायरेक्शन क्या है, ये वाली। इसी तरीके से Q3 का जो फोर्स है वो आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है और इसकी डिस्टेंस को हमने 3 से 1 की तरफ वाली डिस्टेंस को हमने R13 से रिप्रेजेंट कर दिया है। इसी तरीके से n नंबर ऑफ चार्ज है, तो टोटल अब इस Q1 को क्या कितना रिजल्टेंट फोर्स फील होगा। देखिए क्या कूलॉम के रूल से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 यानी Q2 और Q1 के बीच में लगने वाला फोर्स, इसकी डिस्टेंस का स्क्वायर, और ये यूनिट वेक्टर आपका आ गया। इसी तरीके से Q3 की ड्यू टू द Q3 ये Q1 पे जो लगने वाला फोर्स है ये आपका इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये आपका यूनिट वेक्टर है। अब अगर हम रिजल्टेंट फोर्स निकालना चाहते हैं तो हमारा फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इनका वेक्टर एडिशन हम करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा। देखें तो Q1 भी कॉमन आएगा तो ये भी बाहर आपका निकल जाएगा, यानी कि फाइनली जो आपका चार्ज आएगा वो फोर्स आएगा, वो आएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 भी कॉमन ले लो, अंदर बचेगा हमारा Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम, ठीक है। और कैप वेक्टर यहाँ पे हमने लगा दिया डायरेक्शन के लिए। इसी तरीके से हमारा यहाँ अंदर बचेगा Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर और कैप यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो अब अगर हम ऐसे ही n चार्ज हों तो क्या होगा, nth चार्ज जो होगा वो होगा Qn अपॉन R1n का स्क्वायर, और ये कैप वेक्टर आपका हो जाएगा ये। तो Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो आपका बाहर कॉमन रखा है, समेशन में जो आएगा I इक्वल टू 2 से, देखिए 2 से ही तो शुरू हो रहा है, ये 2 3 अप टू डॉट 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 n तक, बाकी तो 1 या पहला सफिक्स हमारा कॉमन आ गया। तो हमारा 1 और I की वैल्यू 2 से लेके n तक वेरी करेगी, 2 से लेके n तक वेरी करेगी, तो वही I को हमने यहाँ लिख दिया है। सिमिलरली Q को देखिए 2 3 और डॉट डॉट n, तो I भी वही 2 से लेके n तक। इस तरीके से आपका सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, जब मल्टीपल चार्ज रखे हों और एक पर्टिकुलर चार्ज पे हमें वो कैलकुलेट करना हो फोर्स का क्वांटिटी मैग्नीट्यूड, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यहाँ पे काम करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दो तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। मान लीजिए थोड़ी देर को मान लें कि वैसे तो डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरीके, लीनियर चार्ज होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी भी अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगर मान लीजिए कोई 3D एक बॉक्स है इस तरीके से, ठीक है, थोड़ा-सा गलत बन गया ये, ठीक। तो या तो लीनियर होगा या एरिया डिस्ट्रीब्यूशन होगा या फिर वॉल्यूम में। तो नॉन यूनिफॉर्म या यूनिफॉर्म क्या होगा कि अगर एक ही जगह चार्ज डेंस हो जाए, एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, तो ये तो आपका हो गया नॉन यूनिफॉर्म, इसको हमें पढ़ना भी नहीं है। हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को, हमें यूनिफॉर्म पे फोकस करना है। आइए चार्ज डेंसिटी को समझते हैं। देखिए जब इक्वल चार्ज यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है एक वायर में, एक वायर या एक लीनियर शेप है, लीनियर तो क्या, ये मान लीजिए कि लेंथ जो है वो हाइट और विड्थ के कंपैरिजन में बहुत 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 बड़ी है, तो उसको वही एक लीनियर शेप माना जाएगा। जैसे एक पतला सा तार, तार का जो ये एरिया होता है ये बहुत छोटा होता है लेकिन लेंथ बहुत ज्यादा होती है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी कि टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, ये इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे। डायमेंशन इसकी हो जाएगी वही चार्ज की होती है a इंटू टी, और लेंथ की होगी l, तो l को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा और फाइनली आपका ये आएगा। इसी तरीके से सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है जब यूनिफॉर्मली ये किसी सरफेस एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट है चार्ज, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, यानी कि टोटल चार्ज और टोटल एरिया सिग्मा से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। चार्ज अगर छोटे हैं तो इन्हें dq या ds से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डायमेंशन इनकी हो जाएगी, चार्ज की तो 80 रहेगी, एरिया की l स्क्वायर हो जाएगी यानी l-2 पावर ऊपर जाके। वॉल्यूम में टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, रिप्रेजेंटेशन जो है इसका वो रो से करेंगे, और वॉल्यूम का बस यहाँ पे आप समझ लो कि ये L की पावर 3 होती है तो L ऊपर जाएगा तो L-3। इस तरीके से आपकी ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि जब हम किसी
3D स्पेस में हम कोई सोर्स चार्ज यहाँ रख देते हैं, तो इसकी वजह से एक रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स, जब कोई दूसरा चार्ज हम लाएँगे, मान लीजिए कि ये क्यू नॉट एक टेस्ट चार्ज है, हम इस फील्ड में, इस आस-पास के एरिया में हम इस क्यू नॉट को लाएँगे, इस नियर बाय एरिया में, तो ये क्यू नॉट जो है, ये अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स फ़ील करेगा। अगर इसका नेचर इस सोर्स चार्ज के अकॉर्डिंग है, सेम नेचर का है, यानी ये भी पॉजिटिव है, तो रिपल्सिव करेगा, अदरवाइज़ अगर ये अपोजिट चार्ज का है, नेचर का है, तो ये एक अट्रैक्टिव फोर्स फ़ील करेगा। तो वो जो नियर बाय एरिया होता है, किसी भी सोर्स चार्ज का, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको डेफिनिशन में कैसे समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फ़ॉर्मूला होता है, वो होता है F अपॉन क्यू नॉट, यानी कि क्यू नॉट जो आउटर चार्ज है, वो किसी सोर्स चार्ज के नियर बाय जब लाया जाता है, तो ये आउटर चार्ज पर यूनिट चार्ज इसका कितना फोर्स फील करता है, इसी को बोलते हैं आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्यों? क्योंकि है तो ये फोर्स ही ना, और फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। बस ये पर यूनिट जो चार्ज आपका फील कर रहा है, पर कूलाम जो एक चार्ज इसको फील हो रहा है, तो ये उसी को आप इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दे देते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब ये के क्यू अपॉन आर स्क्वायर कहाँ से आ गया, आइए इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए कि आप जानते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है कि के यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैप्पा होगा वैसे ये, और सोर्स चार्ज और आउटर चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स और उनके बीच की डिस्टेंस, ठीक है। अब ये अगर हम क्यू नॉट यहाँ पर और लगा दें, तो ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कट हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर रह जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनिशन होगी। इसकी डायमेंशन जो होती है, ये फोर्स की डायमेंशन, चार्ज की होती है एटी। क्यों? क्योंकि जो एम्पियर यानी करंट इक्वल टू होता है क्यू बाई टी, तो चार्ज हो जाएगा आपका आई इंटू टी, यानी कि ए इंटू टी, और फाइनली आपकी डायमेंशन ये आएगी। इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम्ब। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा सा और एक फॉर्मूला इसका समझते हैं कि E इक्वल टू वी बाई डी। ये फॉर्मूला पढ़ोगे आप चैप्टर 2 में, जब आप कैपेसिटर पढ़ोगे। अभी ये फॉर्मूला आप रट लो, V है यहाँ पोटेंशियल और D है डिस्टेंस। किसकी डिस्टेंस? मान लीजिए कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट है, ठीक है, और इनके बीच की डिस्टेंस है, वो है आपकी जो भी मान लीजिए x सेंटीमीटर। तो यूनिट में बदल लो, मीटर कर लो, ठीक है। तो ये जो आपका फॉर्मूला है, ऐसी सिचुएशन में ये वाला फॉर्मूला आपका काम आएगा। इस पे हम चैप्टर 2 में इसका डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे इस फॉर्मूला को। अभी आप केवल इसको रट लो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है? देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है दो तरह की। अगर सोर्स चार्ज आपका पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी जाएंगी रेडियली आउटवर्ड, और अगर आपका सोर्स चार्ज नेगेटिव है, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनवर्ड आएंगी, यानी कि रेडियली इनवर्ड आएंगी। और कहाँ से आती हैं ये? थ्योरेटिकली ये मानते हैं कि ये जो रेडियली आउटवर्ड जा रही हैं, ये इनफाइनाइट की तरफ जा रही हैं, और सिमिलरली ये जो लाइंस आ रही हैं, ये इन्फिनिटी से आ रही हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का इस तरीके से बिहेवियर हम देखते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये मान लीजिए सेम चार्ज हैं, तो इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थोड़ा सा डाइवर्ट होंगी, और बीच में एक नो फील्ड जोन बन जाएगा। यानी कि जब हम किसी टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को यहाँ पर लाएंगे, तो बीच में एक स्पॉट ऐसा हमें मिलेगा जहां पर उसे कोई फोर्स फील नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस चार्ज का फोर्स और इसकी वजह से लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे। एक स्पेशल, एक स्पेसिफिक एरिया होगा वो, यहाँ पे थोड़ा सा फील्ड डेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही फील्ड एक सेम डायरेक्शन में होंगे। इधर भी फील्ड थोड़ा सा डेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों चार्ज के फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी। डायपोल का क्या होता है कि डायपोल का प्लस से निकल के लाइंस माइनस में जाती हैं, चाहे आप यूं देख लो चाहे आप ये। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। देखो भाई, क्लोज लूप क्या होता है? क्लोज लूप होगा कि आप ए से चले बी तक पहुंचे, और सेम डायरेक्शन में रिवर्स होते हुए, इस डायरेक्शन में तो आप गए ए से बी तक, और रिवर्स डायरेक्शन में आप लौट आए, यानी कि यू। तो आपने एक सर्कुलर लूप एक फॉर्म कर लिया। लेकिन यहाँ पे देखिए, क्या आप रिवर्स हो रहे हो? क्या आप इस तरीके से हो रहे हो? नहीं ना। तो क्लोज लूप तो फॉर्म नहीं हो रहा है। तो इसीलिए लिखा है कि डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप। ये क्या होता है? देखिए, जब कोई लीनियर चार्ज है, मान लीजिए कोई वायर है या कोई कंडक्टर की प्लेट है, अगर हम उसको रख देते हैं, तो इससे जो निकलने वाली फील्ड लाइन होंगी वो पैरेलल होंगी एक दूसरे से, और इनफाइनाइट की तरफ आउटवर्ड जा रही होंगी।
तो इस तरह के जो फील्ड को बोलते हैं हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये लाइन जो होती है लीनियर चार्ज, अगर सोर्स चार्ज लीनियर है तो निकलने वाली जो फील्ड लाइन होती है ये एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यूनिफॉर्म फील्ड यानी कि ए यूनिफॉर्म मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल रहता है और डायरेक्शन इज सेम है। देखिए किसी भी पॉइंट पे आप ले लो, डायरेक्शन आपकी यहाँ पे सेम है, ठीक है। लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल से क्या मतलब है कि यहां पे आप देखेंगे तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर से जब आप देखेंगे तो इस यहां पे सोर्स कहीं पे रखा होगा, ये प्लस चार्ज होंगे तभी तो आउटवर्ड जा रही है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आर तो सबके लिए सेम है और सोर्स चार्ज भी सबके लिए सेम है। तो इस पॉइंट पर, इस प्लेट पर, इस प्लेन पर जितने भी पॉइंट होंगे वहां पे मैग्नीट्यूड सेम होगा। यहाँ पे अब जब आप इस एक दूसरे प्लेन पर देखेंगे तो इसके सभी पॉइंट पर जो आपका मैग्नीट्यूड होगा वो भी आपका सेम होगा। ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होता है। यहाँ पे देखिए डायरेक्शन, अगर टेंजेंट बनाए तो यहाँ पे ये डायरेक्शन हो गई, इधर टेंजेंट बनाए तो ये डायरेक्शन हो गई, इधर बनाए तो डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में डायरेक्शन भी चेंज होती रहती है और मैग्नीट्यूड भी। आपको जो पढ़ना है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही पढ़। आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल की तरफ। देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है कि एक अरेंजमेंट होता है, कि अरेंजमेंट कैसा होता है कि हम यहाँ पे दो यूनिट, ये सेम नेचर, नहीं सॉरी, ये एक चार्ज रखा है नेगेटिव, इतने ही मैग्नीट्यूड का हम एक अपोजिट नेचर का चार्ज यहाँ पे अरेंज कर देते हैं, यानी इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज होंगे। इनके बीच में जो लाइन होगी इसे डायापोल की एक्सेस बोलेंगे। इसको हम इनफाइनाइटली दोनों डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं एक्सेस को, ठीक है। आगे हम स्टडी करेंगे एक्सेस के किसी पॉइंट पर बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बोथ चार्ज ऑफ डायापोल, ये हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। नेट चार्ज क्या होगा, देखिए माइनस क्यू और प्लस क्यू को जब हम जोड़ेंगे तो नेट चार्ज आपका क्या आ जाएगा, जीरो। यही बात हमने यहां लिखी है। एक्सेस आप समझ गए, ये मिड पॉइंट बोला जाएगा, ठीक है। और डायपोल में एक डायपोल मूवमेंट भी होता है, चलो वो अगली स्लाइड में देखेंगे। और डायरेक्शन ऑफ डायपोल क्या होगी, देखिए डायरेक्शन की जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ये क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। इसी को डायपोल मूवमेंट की भी डायरेक्शन हम आगे बोलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डायपोल मूवमेंट को समझते हैं। डायपोल मूवमेंट क्या होता है कि आइदर चार्ज, कोई भी एक चार्ज उठा लो, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे हमारा चार्ज है क्यू और उनके बीच की जो डिस्टेंस है यहाँ पे 2a। तो ये तो हो गया आपका डायपोल मूवमेंट का मैग्नीट्यूड, यानी ये तो हो गया आपका मैग्नीट्यूड। और डायपोल मूवमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इसकी डायरेक्शन जो होती है वो होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। मॉलिक्यूल भी जो होते हैं वो एक डायपोल की तरह कुछ मॉलिक्यूल बिहेव करते हैं। कौन से मॉलिक्यूल, जिनमें प्लस चार्ज और माइनस चार्ज सेम पॉइंट पर ओवरलैप ना कर रहे हों। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए HCl है तो इसमें H का जो एटम होगा जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा और क्लोरीन का एटम जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा, दोनों ही एटम एक दूसरे को सेम पॉइंट पर ओवरलैप नहीं कर रहे होंगे। इनके बीच में कोई ना कोई सेपरेशन जरूर होगा, भले ही वो नैनोमीटर में होगा, उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन है तो सेपरेशन। तो एक तरीके से ये जो HCl का मॉलिक्यूल है ये आपका डायपोल की तरह बिहेव करेगा और ऐसे ही मॉलिक्यूल हमें एक मॉलिक्यूलर डायपोल भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, सेंटर ऑफ, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डायपोल। देखिए क्या होगा इसमें कि, देखिए डायपोल में क्या होता है कि, हाँ, देखिए दो तरह से क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा कि एक डायपोल आपका है कि या तो उसके एक्सिस पे बनने वाले किसी एक्सिस के किसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है, वो पॉइंट डायपोल के बीच में भी दोनों चार्ज के हो सकता है और इनसे बियॉन्ड भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी, ये चार्ज आपके रखे हैं, ठीक है। दूसरा इक्वेटोरियल लाइन पर पूछा जाएगा। इक्वेटोरियल लाइन होती क्या है कि डायपोल का मान लीजिए ये मिड पॉइंट है O, तो इस मिड पॉइंट से होता हुआ हम डायपोल की एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर डालते हैं इसी को बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। अब इस इक्वेटोरियल लाइन पर भी हमारा पॉइंट हो सकता है, तो हमें इन दोनों ही जगहों पर हमें डायपोल की वजह से बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। तो चलिए एक्सिस के पॉइंट से शुरुआत करते हैं, सेंटर पे अभी हम बाद में आएंगे। देखिए
पॉइंट मान लीजिए सबसे पहले हम डायपोल का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं कि डायपोल आपका रखा है, मान लीजिए ये Q है आपका पॉजिटिव चार्ज, इसी को हम रीड्रॉ कर रहे हैं इसी फिगर को, और ये है आपका माइनस Q। यहाँ पे एक्सिस पे कोई आपका पॉइंट है, मान लीजिए पॉइंट यहाँ जो फिगर में दिया है वो पॉइंट है, मान लीजिए ये P पॉइंट, ठीक है। अब इस पे हमें डायपोल की इंटेंसिटी निकालनी है, इस पर हमें फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू बोथ चार्ज ऑफ डायपोल। अब देखिए क्या होगा कि इस Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसकी डायरेक्शन तो हो जाएगी ये E प्लस क्यू की। दूसरी बात कि E माइनस क्यू की वजह से जो फील्ड बनेगा उसकी डायरेक्शन हो जाएगी E माइनस क्यू, यानी कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो ऑब्वियस है कि दोनों एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट होंगे जब हम वेक्टर एडिशन करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या होगी कि मान लीजिए कि यहाँ पे मिड पॉइंट है O से हमने P की डिस्टेंस को मान लिया R, ठीक है, और O है मिड पॉइंट, डायपोल की लेंथ है यहाँ पे 2a, तो प्लस Q से O की डिस्टेंस जो होगी वो होगी a, और O से माइनस Q की डिस्टेंस होगी ये भी होगी a। अब Q से P की कितनी डिस्टेंस होगी, देखिए इस R में से अगर हम a को कट कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा R माइनस a। सिमिलरली अगर हम माइनस Q से P पॉइंट तक की डिस्टेंस निकालें तो क्या आएगी, माइनस Q से P पॉइंट तक की डिस्टेंस अगर हम निकालें, देखो इतने पार्ट की, ये हम निकालने जा रहे हैं, ये वाली यहां से, ये इस पॉइंट से ये, तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी, आइए इसको समझते हैं। ये आएगी आपकी, R तो यहां तक हो ही गया, ठीक है, P से लेके R तक, इसमें एड ऑन क्या करना है हमें, R आपका यहाँ O से लेके P तक का डिस्टेंस आपका R हो गया। अब बचा कितना, ये Q, तो यहाँ पे हम A और जोड़ देंगे, R प्लस A, ठीक है। अब पीछे चलते हैं डेरिवेशन में, देखिए हमें ये जब हम वेक्टर एडिशन करने जाएंगे, ये यहाँ पे R प्लस Q है, ठीक है। तो अब और P क्या है, P एक यूनिट वेक्टर है, इसको भी समझ लो, P एक यूनिट वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ है। P की जो डायरेक्शन है वो यूं है डायपोल में। अब इसको जब हम वेक्टर एडिशन करने जाएंगे तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो आपका कॉमन आ जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि E जो है वो आपका क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। Q यहाँ पे होता है आपका सोर्स चार्ज, तो Q की वजह से P पे कितना फोर्स बनना है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। R यानी कि डिस्टेंस, ये R को मैं कैपिटल कर लेता हूं, नहीं आप इस वाले R को समझ बैठोगे, मैं इसको डिस्टेंस को X से रिप्रेजेंट कर देता हूं। अब X यहाँ पे कितनी है, प्लस Q के केस में P के साथ कितनी डिस्टेंस है, R माइनस A, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये यहाँ पे स्क्वायर हो गया। सिमिलरली माइनस Q के साथ डिस्टेंस कितनी हमने निकाली थी, R माइनस A। तो अब जब ये दोनों का वेक्टर एडिशन हम करने जाएंगे तो Q और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो आपका कॉमन आ जाएगा, ये अंदर आपका रह जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन हम जल्दी से समझ लेते हैं। देखिए होगा क्या कि जब ये हमारा, इस पार्ट को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं फटाफट, कि 1 अपॉन आर माइनस ए का जब स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपका आएगा आर माइनस ए का स्क्वायर और आर प्लस ए का स्क्वायर। ऊपर जो ये आएगा आर प्लस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर आएगा, तो ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। आर स्क्वायर और ए स्क्वायर, इसके आर स्क्वायर ए स्क्वायर से सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहां पर जो बचेगा वो माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस 2RA, और नीचे हो जाएगा जब इन दोनों को करेंगे, देखिए ए माइनस बी 2 बार, ए प्लस बी 2 बार, फॉर्मूले की बात कर रहा हूं। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना होता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पर जब दो दो बार कर देंगे तो फिर फाइनली जो आपका आएगा वो क्या आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर। अरे भाई देखो, इसको अलग हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, इस वाले डेनोमिनेटर में क्या हुआ है इसको समझ लो। देखो डेनोमिनेटर में ये हुआ है कि r माइनस ए, इसका तो स्क्वायर था ना, तो इसको मैंने 2 बार लिख लिया r माइनस ए। सिमिलरली r प्लस ए, इसको मैंने 2 बार लिख लिया r प्लस ए, r प्लस ए।
अब ये और ये कितने हो जाएंगे, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सिमिलरली आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आपको आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2 बार मिल जाएगा, तो वो पावर 2 में नहीं हो जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे है। अब यहाँ पे जो ये आर माइनस ए स्क्वायर, यहां से सीधे जंप कर लो, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2 बार हो गया, ऊपर आपका 4 RA हो गया, और क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका कॉमन आया था, और पी आपकी डायरेक्शन है, तो ये है। अब देखो हो क्या रहा है कि ये कह रहे हैं कि आर बहुत ग्रेटर, ये आर जो है ये इस डायापोल की जो डिस्टेंस है इससे बहुत ग्रेटर है, तो हम ए को इग्नोर मार सकते हैं, हम ए को इग्नोर मार देंगे, तो अब यहां पे जो आएगा वो क्या हो जाएगा, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 AR, और आर स्क्वायर और ये स्क्वायर मिलके हो जाएगा R की पावर 4 P कैप वेक्टर। एक R जब यहाँ कट जाएगा तो पावर रह जाएगी 3। वही चीज यहाँ पे हुई है। तो ये डायापोल के किसी एक्सिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, इसको एक जगह नोट डाउन कर लेना। आगे बढ़ते हैं। सेंटर पे क्या होगा कि सेंटर पे आप समझ लीजिए कि मिड पॉइंट पे अगर पूछ दिया जाए तो मिड पॉइंट पे क्या होगा, मिड पॉइंट पे बस आपको इतना ध्यान रखना है कि एक तो आपकी डिस्टेंस सेम हो जाएगी, दोनों जो है डिस्टेंस एल एल सेम होगी, क्योंकि मिड पॉइंट तो दोनों से सेम डिस्टेंस पर होगा। दूसरा आपका जो होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो रेडियली पॉइंट माइनस के चार्ज की तरफ ही जा रहा होगा, और प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा। इट मींस कि दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे, और जब आप वेक्टर सम करने जाओगे तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़ जाएंगे। बाकी मैग्नीट्यूड वाइज तो देखो दोनों सेम होंगे, ठीक है। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर से निकालो तो डिस्टेंस हो गई एल एल स्क्वायर के यानी कि 4 पाई एप्सिलॉन क्यू और आर, और डायरेक्शन दोनों की सेम है तो जुड़ जाएंगे, यहाँ पे ये 2Q आ जाएगा। अब इक्वेटोरियल पॉइंट का जल्दी से हम डिस्कशन कर लेते हैं। आइए समझते हैं इक्वेटोरियल लाइन पर बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। देखिए क्या होता है कि इक्वेटोरियल लाइन में सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि इक्वेटोरियल लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनता कैसे है। मान लीजिए ये आपका डायपोल रखा हुआ है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ माइनस क्यू है, तो इस पॉइंट P पर जो ये पॉइंट है आपका, यहाँ पर कैसे काम करेगा कि जो आपका प्लस क्यू चार्ज की वजह से बनने वाला फील्ड है उसकी डायरेक्शन जाएगी यूं। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जब हम निकालेंगे तो E प्लस क्यू कॉस थीटा आपका आएगा। थीटा यहाँ पे जो एंगल है यही अल्टरनेट एंगल भी थीटा, यहाँ पर ये अल्टरनेट एंगल, यहां पर भी थीटा ही हमें मिलेगा। वर्टिकल कंपोनेंट आपका जाएगा E प्लस क्यू साइन थीटा अपवार्ड डायरेक्शन में। सिमिलरली माइनस क्यू चार्ज के लिए जो फील्ड बनेगा वो बनेगा इनवर्ड, यानी कि माइनस क्यू चार्ज की तरफ ही, यानी कि डायरेक्शन उसकी इस तरीके से होगी। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है हमारा, ये आपका आ जाएगा थीटा, ये भी अल्टरनेट एंगल हो जाएगा ना, यहाँ भी थीटा है, तो ये आपका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये आपका आ जाएगा E माइनस क्यू कॉस थीटा और E माइनस क्यू साइन थीटा। तो आपने एक चीज नोटिस की कि इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है माइनस क्यू का और प्लस क्यू का जो वर्टिकल कंपोनेंट है दोनों सेम मैग्नीट्यूड के होंगे बट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। फाइनली जो हमारे पास बचेगा वो आप देख रहे हो कि E प्लस क्यू कॉस थीटा आपका बच रहा है, ये वाला पार्ट, और E माइनस क्यू कॉस थीटा का भी सेम डायरेक्शन में है। ये दोनों एडअप हो जाएंगे और यही आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी। आगे इसको आप समझते हैं कि आपका E माइनस क्यू और E प्लस क्यू की वजह से जो फील्ड बना वो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर से जब हमने निकाला, आर मतलब डिस्टेंस, इसे एक्स मान लो, यहाँ फॉर्मूला में हमने x है तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि r और a, इसका पाइथागोरस से जब हम निकालेंगे तो हाइपोटेन्यूज, तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर का अंडर रूट आएगा, और जब हम डिस्टेंस ये फॉर्मूले में रखेंगे तो स्क्वायर की वजह से ये अंडर रूट आपका रिमूव हो जाएगा। फाइनली आपको मिलेगा q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ए स्क्वायर, प्लस q के लिए भी सेम यहाँ पे यही होगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। थीटा यहाँ भी होगा और आपका डिस्टेंस आपकी सेम रहेगी। वेक्टर एडिशन जब हम करने जाएंगे तो हमने समझ लिया है कि ई साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो रहे हैं बट ई कॉस थीटा एडेड हो रहे हैं क्योंकि दोनों आपके सेम डायरेक्शन में थे, ये आपके सेम डायरेक्शन में थे, ठीक है।
तो ये यहाँ पे एड ऑन हो रहे हैं। अब कॉस थीटा का और समझ लेते हैं कि कॉस थीटा, पहले इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से अगर हम समझते हैं कि ये आपका हो गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो आपका कॉमन आ गया, तो इसको हम पहले कर लेते हैं अलग। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो आपका कॉमन आ गया, इसको दोबारा से ही लिख लेते हैं। जब हम वेक्टर एडिशन करने गए, यहाँ पे देख लो, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो आपका आ गया कॉमन। अब अंदर जो बचा वो क्या था, 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ भी 1 अपॉन आर स्क्वायर, तो इसको अगर हम 2 ही कर दें डायरेक्ट तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाहर जो बचेगा वो बचेगा कॉस थीटा, क्योंकि हम e प्लस क्यू कॉस थीटा, e माइनस क्यू कॉस थीटा जोड़ रहे हैं ना, तो बाहर जो बचेगा वो बचेगा कॉस थीटा। अब देखिए कॉस थीटा का क्या होगा, देखिए समझते हैं। कॉस थीटा जो आपका है वो आपका आ जाएगा पी बी पी अपॉन एच एच बी से, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आपने ट्रिग्नोमेट्री में ये पढ़ा होगा, पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, थीटा के लिए बेस क्या है ए, और थीटा के लिए हाइपोटेन्यूज आपने क्या निकाला, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी कि ए अपॉन आर, ए तो आपका बेस हो गया और आपका हाइपोटेन्यूज ये हो गया, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। कॉस थीटा की यही वैल्यू हमने उठा के यहां रख देनी है, ठीक है। तो कॉस थीटा की जब हमने ये वैल्यू रखी तो आपका हो गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर 2 अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू जो हमने निकाली थी ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। तो अब जो है आपका फाइनली आ गया Q2A, इसको अभी वेल फॉर्मेट कर देंगे, आर स्क्वायर ए स्क्वायर की पावर 1 और बाहर पावर 1/2, दोनों जोड़ के आपकी हो जाएंगी ए स्क्वायर, ये 3/2। तो अब आपका जो आ गया, देखिए 2QA, ये डेनोमिनेटर तो आपका निकल आया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी आपका निकल आया। ये कहां से आ गया, देखिए हम क्या करेंगे कि जब हम ये कहेंगे कि आर बहुत बड़ा है ए से, तो हम ए की वैल्यू को इग्नोर मार देंगे। तो हम यहां पे करेंगे 2QA, फिर से थोड़ा सा यहां साफ सुथरा कर लेते हैं, यहां से आपका ये, तो 2QA अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये आपका हो गया, ए हमने इग्नोर मार दिया, तो हमारे पास रह गया आर स्क्वायर 3/2, 2 से ये 2 कट गया, तो फाइनली आर की पावर रह जाएगी 3, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हो, और यूनिट वेक्टर हमारा चलेगा ही। तो इस तरीके से डायपोल के किसी इक्वेटोरियल लाइन पर मौजूद पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालते हैं, और आगे हम अपने इस चैप्टर की चर्चा को जारी रखेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए एक चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली और है कि आपने अभी जो निकाला था, अभी आपने एक्सिस लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाली थी डायपोल की, तो आपकी जो एक्सिस लाइन पर इंटेंसिटी आई थी, ये आई थी 4QA, ये आपकी आई थी 4QA अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। पी आपका वही यूनिट वेक्टर जिसकी डायरेक्शन -Q से +Q की तरफ थी, ठीक है। अब आप जो है यहाँ पर आपने इक्वेटोरियल लाइन की निकाली, तो ये आई है 2QA, यानी कि जो आपकी एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो 2 टाइम्स है आपकी इक्वेटोरियल लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। माइनस के साइन को भी समझ लीजिए। देखिए हमने जो यूनिट वेक्टर लिया है वो लिया है पी, पी की हमने डायरेक्शन बताई है क्या, पी की हमने डायरेक्शन बताई है, वो बताई है हमने डायपोल मूवमेंट की -Q से +Q की तरफ, यानी कि -Q से +Q की तरफ। लेकिन जो यहाँ रिजल्टेंट E निकल रहा है वो क्या है, वो है आपका इस डायरेक्शन में, यानी कि अगर P यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन से हम देखें तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है, माइनस साइन आपके इसी अपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहा है, और बाकी इससे कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं हम, आइए आगे बढ़ते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डायपोल होता है तो उस पर टॉर्क कितना काम करता है, ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के तौर पे ले लीजिए।
तो आइए इसको जल्दी से समझते हैं कि देखिए मान लीजिए कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे कोई सोर्स रखा होगा जब ये पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव सोर्स यहाँ पर रखा हुआ है तभी तो यूनिफॉर्म ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी बन रही है आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो होगा क्या कि डायपोल का जो नेगेटिव चार्ज है, जो आपका ये रखा हुआ है नेगेटिव चार्ज, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ से रिपेल होगा। तो होगा क्या कि दो अलग-अलग लाइन ऑफ एक्शन पे दो अलग-अलग लाइन ऑफ एक्शन पे सेम बट अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स कपल काम करने लगेगा, यानी एक फोर्स का कपल काम करने लगेगा जिनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी और जिनका लाइन ऑफ एक्शन भी अलग-अलग होगा। ये आपके टॉर्क को जनरेट कर देगा और टॉर्क की डेफिनेशन से हम जानते हैं कि आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स, यही आपकी टॉर्क की डेफिनेशन होती है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स के बीच में कितनी है ये भी समझ लेते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लीजिए कि ये यहाँ पे इधर रखा होता तो ये जो डिस्टेंस होती ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो कही जाती। तो इसी को निकाल लेते हैं हम। क्या होगा कि मान लीजिए कि ये x है तो साइन थीटा बराबर होगा आपका, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज आपका कितना है यहाँ पे 2l है। अगर ये 90 डिग्री है तो ये सामने का एंगल, ये सामने की साइड हाइपोटेन्यूज ही तो हो जाएगी। तो 2l है तो x जो आपका ये परपेंडिकुलर निकलेगा ये हो जाएगा 2l साइन थीटा। और फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स को समझ लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या कहती है कि ई एफ अपॉन क्यू, क्यू यानी कि जिस चार्ज पर फोर्स लग रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा इनटू क्यू इक्वल टू फोर्स। ये वेक्टर या डॉट प्रोडक्ट नहीं है, एक सामान्य मल्टीप्लाई का साइन है ये। तो फोर्स आपका लग रहा है क्यू ई, यही क्यू ई फोर्स यहां पर इस डायरेक्शन में काम कर रहा है और यही क्यू ई फोर्स इस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पे काम कर रहा है। तो अब हमारा फाइनली टॉर्क क्या आएगा कि आइदर चार्ज आइदर फोर्स जो है आपका वो आपने निकाला है क्यू ई और उनके बीच की परपेंडिकुलर आपने डिस्टेंस निकाली है 2a साइन थीटा या 2a या 2al मान लो। यहाँ इसे अगर 2a होती तो ये 2a बोल सकते थे, तो उससे कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 2a साइन थीटा। तो फाइनली आपका जो आएगा q, यहाँ पे आपने निकाल लिया बाहर q क्रॉस 2a को तो आपने अलग कर लिया q और 2a को। अब बचता है यहाँ पर e साइन थीटा। अब देखिए q इंटू 2a क्या हो गया, डायपोल मूवमेंट की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि आइदर चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। चार्ज के बीच में डिस्टेंस है 2a, अगर मैं 2a मान लूं तो यहाँ पे 2a ही ले लो। तो डिस्टेंस चार्ज के बीच में है 2a, आइदर चार्ज है q क्योंकि q ही चार्ज तो रखा हुआ था, चाहे यहाँ पे देख लो चाहे यहाँ पे देख लो। तो q इंटू, तो इसको हम डायपोल मूवमेंट भी कह सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ की जगह p, यानी डायपोल मूवमेंट पी ई साइन थीटा। तो फाइनली इसको वेक्टर प्रोडक्ट में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं p क्रॉस ई। अब ये आपका वेक्टर प्रोडक्ट हो गया क्योंकि हम जानते हैं कि a क्रॉस b जो होता है वो इक्वल होता है ए बी साइन थीटा के। तो रिवर्स में चले तो ए बी साइन थीटा को हम a वेक्टर प्रोडक्ट इंटू बी भी तो लिख सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। वही हमने यहाँ पे किया है। तो आपका टॉर्क जो आ जाएगा वो P क्रॉस E आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पे टॉर्क देखिए थीटा इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, देखिए टॉर्क का जो डायपोल P की डायरेक्शन क्या होगी, P की डायरेक्शन आपकी होगी U, माइनस से प्लस की तरफ। अगर मैं इसी को घुमा दूं धीरे धीरे यूं करके तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और आपके पी की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। सेम हो जाएगी तो थीटा आपका 0 हो जाएगा और यहाँ साइन 0 0 हो जाएगा, यानी कि कोई भी टॉर्क ऐसी कंडीशन में काम नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है कि यही डायापोल जो ए और बी यहाँ पे ये है, यही अगर मैं यूं ए रख दूं और यहाँ पे बी कर दूं, यानी ये माइनस क्यू वाला एंड ये प्लस क्यू वाला एंड, ऐसे में टॉर्क आपका 0 हो जाएगा। बट यही डायापोल अगर मैं इस डायरेक्शन में कर दूं, यानी कि ए यहाँ पे है बी यहाँ पे है, तो अब इसका एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। ऐसे में टॉर्क मैक्सिमम होगा। तो आगे बढ़ते हैं। टॉर्क का हमारा ये पार्ट खत्म हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम एरिया वेक्टर की कि एरिया वेक्टर देखिए क्या होता है। एरिया वेक्टर जब आपका कोई सरफेस होता है
तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेक्टर होता है इसी को बोलते हैं आप एरिया वेक्टर। मान लीजिए ये एक सरफेस है और इसके हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एक हम वेक्टर बनाएंगे इसी को बोलेंगे एरिया वेक्टर। ये एरिया वेक्टर 2D सरफेस के लिए दोनों तरफ हो सकता है, यहाँ डाउनवर्ड भी और अपवर्ड भी। मान लीजिए सरफेस इस तरीके से रखा हुआ है तो इस डायरेक्शन में भी या इस डायरेक्शन में भी, दोनों ही तरफ। लेकिन यही अगर आपका 3D सरफेस है, ये दोनों डायरेक्शन में होगा। यही आपका अगर 3D सरफेस है तो आपका एरिया वेक्टर जो है वो सिर्फ आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, नॉर्मली आउटवर्ड, केवल क्लोज सरफेस में केवल आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। यानी कि अगर आप कहें कि डिब्बे के अंदर भी कोई एक वेक्टर आप कंसीडर कर लें और उसे एरिया वेक्टर मान लें, ऐसा नहीं होगा। केवल आउटवर्ड डायरेक्शन के ही वेक्टर को आप 3D सरफेस के लिए एरिया वेक्टर के तौर पे कंसीडर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? देखिए, जब कोई सरफेस को आप किसी आउटर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, एक पहले से आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है और यहाँ पे आके आप एक सरफेस को रख देते हैं, तो उस सरफेस से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं, इस सरफेस से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पास हो रही हैं, इसी नंबर को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उस पर्टिकुलर सरफेस का। तो एक बार डेफिनेशन पे भी नजर मार लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए गिवन एरिया, यानी जो सरफेस आपने रखा इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी पहले से बना हुआ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी सोर्स चार्ज ने बना रखा है यहाँ पे, वहां पे आके आप एक सरफेस को रख देते हैं, तो उससे जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं, पर कैसी? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे बात आई नॉर्मली की, थोड़ा नॉर्मली को समझ लेते हैं। अगर आपकी मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूं जा रही है बट आपका एरिया वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में है, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच में बनने वाला जो एंगल है वो मान लीजिए थीटा है। ठीक है, तो अब एरिया वेक्टर की ही डायरेक्शन में जो फील्ड लाइन निकलेंगी वो क्या होंगी? वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक तरह से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो यही आप एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कंपोनेंट है, यानी कि ये वाला पार्ट आपका, ये वाला, आप इसको कंसीडर करेंगे। तो फॉर्मूला देखिए क्या होगा दोनों ही सिचुएशन में। यहां तो आपका थीटा 0 था, यानी जिस डायरेक्शन में आपका आपका एरिया वेक्टर था उसी डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी। ये तो एरिया वेक्टर यानी थीटा था 0। तो फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का होता है फाई ई डॉट एस यानी कि सरफेस एरिया। होता तो यहाँ कॉस थीटा भी है बट इस केस में कॉस 0 हो जाएगा 1, तो 1 को यहाँ पे ना भी लिखो तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें थीटा कंसीडर करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका फॉर्मूला हो जाएगा ई एस कॉस थीटा। तो एक तो चार्ज इनक्लोज होना चाहिए, दूसरा जो ये पॉइंट हमारे हैं इन किसी भी पॉइंट पर इस गॉसियन सरफेस के, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड या तो कांस्टेंट होना चाहिए सभी जगह एक सा, या फिर 0 होना चाहिए। तो हम गॉसियन सरफेस इसी तरीके से हमें ड्रॉ करना होता है। जैसे कि कोई पॉइंट चार्ज है तो उसका गॉसियन सरफेस एक स्फीयर होगा। अच्छा, दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज कि ये एक 3D सरफेस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक 2D एक सर्किल को आप मान लें, नहीं, आपके पास 3D स्फीयर होना चाहिए। कोई 2D सरफेस पूरी तरह से चार्ज को इनक्लोज नहीं कर सकता है, तो इस वजह से 2D सरफेस को हम गॉसियन सरफेस नहीं मानेंगे, हम एक 3D सरफेस को ही गॉसियन सरफेस मानेंगे। तो यहाँ पे आपने गॉसियन सरफेस को समझ लिया। हम फिर से समराइज करते हैं कि एक ऐसा सरफेस जिसमें या एक तो चार्ज इनक्लोज हो, क्लोज्ड सरफेस हो, यानी कि 3D सरफेस होना चाहिए। दूसरा कि इसमें एक चार्ज या ग्रुप ऑफ चार्ज इनक्लोज होना चाहिए, तो ये आपका गॉसियन सरफेस हो गया। अब इससे जुड़ी एक थ्योरम है गॉस थ्योरम, उस पर हम बात कर लेते हैं कि गॉस थ्योरम हमारी क्या कहती है कि जो गॉसियन सरफेस में जो चार्ज इनक्लोज होता है, यानी गॉसियन सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो आपका इनक्लोज्ड चार्ज का 1/एप्सिलॉन टाइम होता है। यहाँ पे अगर जो भी चार्ज आपका इनक्लोज्ड है, अगर मल्टीपल चार्ज होते तो उनकी नेट वैल्यू क्या हो रही है? मान लीजिए यहाँ पे -q +2q इस तरीके से है, -3q, तो इन सभी चार्ज का नेट क्या आ रहा है वो हम यहाँ पे रखते, तो उसी का 1/एप्सिलॉन टाइम
जो है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी गॉसियन सरफेस का होता है। मैं फिर से रिपीट, अब देखिए ये सबसे आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में कर लीजिए कि एक वायर, एक चार्ज्ड वायर जो इनफाइनाइट लेंथ का है, उसकी वजह से बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हम कैसे निकालेंगे। पहले तो हम इस डायग्राम को समझते हैं, फिर हम डेरिवेशन पे आएंगे। कि देखिए हम ये देख चुके हैं कि फ्लक्स की जो डेफिनेशन होती है वो कहती है कि ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है। अगर यहाँ थीटा 90 हो जाएगा तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है। मैं डेरिवेशन को समझाने के लिए पहले उसके कंपोनेंट में ब्रेक कर रहा हूं ताकि एकदम से आपको लाइन बाय लाइन समझने में आसानी रहे। तो यहाँ कॉस 90 हो जाएगा जीरो, और जीरो होने की वजह से जब थीटा आपका जीरो हो जाएगा तो फाई भी आपका क्या हो जाएगा, जीरो। और जब आपका थीटा, नहीं यहाँ पे थीटा 90 होने की वजह से, 90 सॉरी 90 होने की वजह से फ्लक्स आपका जीरो हो जाएगा। और जब आपका थीटा 0 डिग्री होगा तो फ्लक्स आपका हो जाएगा पाई इक्वल टू ई डॉट डी एस। तो 90 वाले फैक्टर को तो एक तो दिमाग में बिठाइए। अब देखते हैं क्या करते हैं कि आपको एक इनफाइनाइट ये लॉन्ग वायर दिया है जिसमें आपका चार्ज है, जो आपका चार्ज है इसकी लेंथ इनफाइनाइट तक बढ़ रही है, ठीक है। हुआ क्या कि हमने एक हाइपोथेटिकल, एक एज्यूम कर लिया इसके चारों तरफ एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, इसलिए क्योंकि गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी या तो जीरो हो या फिर कांस्टेंट हो। कांस्टेंट होने के लिए जरूरी क्या है कि E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, यानी कि आर आपको सेम रखना है। तो इस कर्व वाले सरफेस की, इतने की मैं बात कर रहा हूं, इस कर्व वाले सरफेस पे अगर हम देखें तो यहां पे आर हमारा सेम रहेगा। तो एक तार के लिए जो गॉसियन सरफेस होगा वो एक सिलेंड्रिकल शेप हो जाएगा। यहाँ पे सभी जगह आर सेम रहेगी ना, तो चाहे इस पॉइंट पर हो, चाहे इस पर हो, चाहे इस पर हो, हर जगह आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम आएगा। तो एक सिलेंड्रिकल शेप का हमने गॉसियन सरफेस यहाँ पे एज्यूम कर लिया। दूसरी बात हमने क्या देखी कि अब हमने फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स में थीटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ई डी एस कॉस थीटा। तो भैया यहाँ पे देखिए इस कर्व सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो तो आपका यूं जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका परपेंडिकुलर जाएगा। क्यों, इसकी फील्ड लाइन तो यूं निकलेंगी ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी आपकी यूं जाएंगी। तो ई और ए के बीच में जो एंगल बनेगा यानी कि थीटा, वो आपका क्या हो जाएगा, जीरो। एंगल बिटवीन ई एंड ए आपका क्या हो जाएगा, ये है आपकी ई और ये है आपका ए। तो यहाँ कोई बात नहीं, इसकी बात हम बाद में करेंगे, हमने इतना समझ लिया कि थीटा यहाँ पे जीरो होगा। लेकिन यहाँ के केस में क्या होगा, यहाँ पे तार की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो तो इस तरीके से जा रही है, बट आपके सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो आपका यूं जा रहा है, यानी थीटा यहाँ के केस में 90 हो गया। सिमिलरली यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ भी एरिया वेक्टर तो आपका ये रेड कलर से यूं जा रहा है, बट आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तार की यूं जा रही है। तो यहां भी आपका थीटा क्या हो गया, यहां थीटा यहां भी 90 हो गया। तो इन दोनों सरफेस के लिए तो cos 90 जीरो हो जाएगा, यानी कि इन दोनों जो सरफेस का बेस वाले इस हिस्से का और इस हिस्से का जो फ्लक्स है वो हो जाएगा जीरो। तो इनकी तो बात यहाँ डिग्री नहीं, सॉरी, जीरो मैग्नीट्यूड वाइज, तो इन दोनों की बात तो यहीं पे खत्म हो गई। अब हमें सिलेंड्रिकल इस कर्व सरफेस का हमें बस फ्लक्स निकालना है और हमारा काम हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे ये देखा, आप पहले ये समझ लो, ये थीटा जीरो, ये थीटा जीरो यहाँ पे हो जाएगा, ये कॉस 90 की वजह से ये थीटा इतना जीरो रह गया। अब आपके पास क्या बच रहा है जो आपको निकालना है, आपको निकालना है ये वाले पोर्शन का। तो इसका जब हम डीएस करेंगे इंटीग्रेशन, ई तो आपका बाहर निकल आएगा इंटीग्रेशन से। देखिए होगा ये कि फाई इंटीग्रेशन का साइन ई डॉट डीएस, इस तीसरे वाले की मैं बात कर रहा हूं इसकी, और ई तो आपका बाहर निकल आया, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस बचा। अब डीएस जो सिलेंड्रिकल सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर एल, आर जहां पे रेडियस होती है, ये वाला पार्ट रेडियस, और एल उसकी ये लंबाई होती है, ये होती है एल, और ये होती है आपकी आर। तो यहां पे आ जाएगी 2 पाई आर एल, यही 2 पाई आर एल आपका आ गया। तो ई डॉट 2 पाई आर एल, गॉस की थ्योरम क्या कहती है कि फ्लक्स जो है आपका, ये जो फ्लक्स है आपका ये किसके बराबर होता है, चार्ज के 1/एप्सिलॉन टाइम के। तो यहां पे गॉस की थ्योरम से हमने रख दिया Q/एप्सिलॉन टाइम।
फाइनली ई जो है इधर आपका रह गया, बाकी सारे पार्ट को आपने साइड चेंज किया। तो देखिए होता क्या है, बस एक पॉइंट और समझने को बचा है, 2 पाई आर एल आपका ये नीचे पहुंच गया। तो आप देखोगे कि Q और L हमने पढ़ा है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा होती है Q बाई L। तो यहां हम लैम्डा से रिप्लेस कर देंगे और यही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आ जाएगी किसी इनफाइनाइट लेंथ के वायर की। अब हम बात करेंगे इनफाइनाइट प्लेन शीट की। तो आइए दोस्तों इसकी भी हम बात आगे बढ़ाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं, ये भी आपका एक बेहद इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है कि इसमें एक प्लेन शीट जो इनफाइनाइट लेंथ की है, ये प्लेन शीट आपकी ऊपर बढ़ रही है, इनफाइनाइटली ऊपर तक गई है, यहाँ भी ये इनफाइनाइटली ये गई है। तो हमने एक इसके एरिया को हमने क्या किया कि हमने एक गॉसियन सरफेस से सिलेंड्रिकल शेप से हमने कवर अप कर लिया। अब फिर से वही बात, पहले इसको समझते हैं, इसके ई और ए के जो एंगल बन रहे हैं हर सरफेस पर उसको हम समझते हैं। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो होगी आपकी इस डायरेक्शन में, ठीक है। और आपका ये जो बेस एरिया है, इसका एरिया वेक्टर भी आपका सेम डायरेक्शन में होगा, यानी इसके केस में थीटा इक्वल टू हो जाएगा 0। सेम यहाँ भी आपका थीटा इक्वल टू हो जाएगा 0। यहाँ पे क्या होगा कि इसका एरिया वेक्टर जो है आपका इस वाले कर्व सरफेस का, यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट हम ds ले लेते हैं, तो उसका एरिया वेक्टर तो जाएगा ds का जो एरिया वेक्टर है वो जाएगा अपवर्ड। लेकिन आपकी फील्ड लाइन या तो यूं गई होगी या इस तरीके से, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 90। तो फाइनली जो इसके लिए जो फ्लक्स होगा इस वाले सरफेस के लिए, वो आपका हो जाएगा फाई ई ए कॉस 90, यानी कि फाइनली 0। तो जो आप टोटल फ्लक्स निकालने जा रहे थे वो था पहला बेस एरिया यानी ये वाला ds1, दूसरा बेस एरिया यानी ये वाला, और तीसरा आपका जो कर्व एरिया है ds3 से जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है, ये कर्व एरिया, ये जो कर्व एरिया है ना, ये जो कर्व एरिया ये वाला इसको हमने ds3 से, तो ये तो cos 90 होने की वजह से ये तो हो जाएगा 0। अब हमें निकालना पड़ेगा इतने को। तो यहाँ ई ए एरिया मतलब इंटीग्रेशन करने के बाद, जो ds का इंटीग्रेशन करने के बाद हमने ये मान लिया है कि ds cos 0 तो 1 हो जाएगा ना। चलो शुरू से ही एक बार देख लेते हैं कि फाई ई, इन दोनों के लिए बात कर रहा हूं मैं, फाई ई ई ds cos थीटा, cos थीटा यानी cos 0, क्योंकि यहाँ 0 आया है तो 1। तो फाइनली आपका हो गया फाई ई, जो हो गया वो आपका हो गया ई ds, इसका इंटीग्रेशन कर लो, क्योंकि ds तो एक छोटा सा एरिया था, पूरे बेस एरिया का निकालने के लिए हमें ds का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ये इंटीग्रेशन करने के बाद हमने मान लिया कि ds का जो इंटीग्रेशन आया वो आया a, और a की वैल्यू फाइनली जो आएगी वो आएगी आपकी पाई आर स्क्वायर। तो यही है r जो बेस का रेडियस है, ये है r, ये है आपका r। तो आपका जो टोटल एरिया आ गया वो कितना आ गया 2EA, ये 2EA। और अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो 2EA आपकी आई, तो ये आपका आ गया 2EA गॉस थ्योरम से Q बाई एप्सिलॉन नॉट, इनक्लोज्ड चार्ज जो है इस गॉसियन सरफेस से वो हमने मान लिया है Q। तो वो Q चार्ज इनक्लोज कर रखा है, तो E क्या हो गया Q2A एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे आपने पढ़ा हुआ है कि Q बाई ए अगर एरिया है तो इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा, क्यू ए की जगह आ जाएगा सिग्मा, और रह जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। ये सिंगल शीट के लिए है, कभी कभी डबल शीट के लिए भी पूछ देता है। ये स्केलर फॉर्म में अगर डायरेक्शन जोड़ दो तो ये वेक्टर फॉर्म बन जाएगा। एन होगा क्या, एन आपका होगा परपेंडिकुलर टू प्लेन शीट, ठीक है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन शीट, यानी कि ये एन डायरेक्शन होगी आपकी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर दो शीट होती हैं तब क्या करोगे, दो शीट के केस में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए दो शीट होंगी तब होगा कि ये अगर दोनों सेम चार्ज है, मान लो यहाँ पे प्लस प्लस दोनों में है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यूं जाएगा, इस वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड यूं जाएगा। अगर देखा जाए तो ई है आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अरे भाई अभी तो हमने डेरिवेट किया ना 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट सिंगल शीट का, तो इस शीट का भी हो जाएगा आपका 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये मैं लिख रहा हूं यहाँ, और इस वाली शीट का भी हो जाएगा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अगर दोनों की चार्ज डेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है तो। अगर अलग अलग है तब तो हमने यहाँ पे लिख रखा है, बट अगर सेम है तो 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सिंस वो
वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन अपोजिट होने पे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हमें करना पड़ेगा। फाइनली दोनों कट होके इस रीजन में, इस बिटवीन वाले रीजन में यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 0। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए इस वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में होगा और बी वाली प्लेट का भी, ये बी वाली प्लेट ये, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा। तो दोनों का यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़ जाएगा। तो जुड़ के क्या आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि फाइनली आपका हो जाएगा मैग्नीट्यूड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सेम यहाँ पर भी आउटवर्ड E1 का भी और E2 दोनों, ए और बी दोनों का, तो यहाँ भी ई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। बट अगर चार्ज अपोजिट हो तब क्या होगा, अपोजिट चार्ज के लिए समझ लेते हैं, ये रहा। अपोजिट चार्ज में क्या होगा कि देखिए इस वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूं जाएगा ए का, और बी वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी इनवर्ड इधर ही जाएगा। तो इस वाले रीजन में होगा क्या, ये जो आपका रीजन है, ये बिटवीन वाला रीजन, ये यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आपका जुड़ जाएगा। तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट पहली शीट का, दूसरे का भी 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका जुड़ के सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये तो हो गया इन बिटवीन वाले रीजन का। इस वाले रीजन का अब क्या होगा, इस वाले में इसको समझ लेते हैं कि ये आउटवर्ड जाएगी ए वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, बी वाले की इनवर्ड इधर की तरफ, यानी बी वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूं जाएगी। अपोजिट हो जाएगा तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। सेम यहाँ पर भी ये ए वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और ये बी वाले की कैंसिल आउट यहाँ भी हो जाएगा। तो एक तो ये शीट का हो गया। स्फेयर के लिए क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको समझ लीजिए कि एक आपने एक स्फेयर बनाया जिसकी इनर रेडियस है आर और आउटर रेडियस है जिसकी कैपिटल आर। इनर रेडियस आर, ये मैं लिख दे रहा हूं कि आर आपकी इनर रेडियस है, आर आपकी इनर रेडियस है और कैपिटल आर आपकी आउटर रेडियस है। तो गॉस की थ्योरम का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। देखिए क्या होता है कि ई डी एस कॉस जीरो, क्यों, क्योंकि इस सरफेस की जो एरिया वेक्टर होगा वो यू निकलेगा और दूसरा इसका जो फील्ड लाइन होगी वो भी सरफेस से परपेंडिकुलर निकलेंगी। फील्ड लाइन को हम रेड कलर से बना लेते हैं। तो दोनों के बीच में एंगल किसी भी पॉइंट पर हो जाएगा 0, यानी कि ई और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल इस स्फेयर के सरफेस के किसी भी पॉइंट पर हमेशा 0 रहेगा। तो ये आपका जो फ्लक्स है वो हो जाएगा ई डी एस। ई डी एस होने के बाद आपका क्या होगा, डी एस आपका सरफेस का, आप सरफेस एरिया जानते हो 4 पाई आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर की मदद से जब हम यहाँ निकालेंगे, ये है पॉइंट पी आउटसाइड द शेल, यानी पी पॉइंट जब आपका यहाँ मौजूद है शेल के कहीं बाहर, तब की हम बात कर रहे हैं। तो सिंपल आपका यहाँ पे ई 4 पाई आर स्क्वायर इस साइड जाएगा, इसका आप साइड चेंज करोगे यहाँ पे आ जाएगा। तो 4 पाई आर, आर को हमने क्या किया है देखो, ये आर फॉर्मूले वाला था और यहाँ पे जो हमने आउटर रेडियस मानी है वो मानी है कैपिटल आर। इस आर को आप थोड़ी देर को मान लो, यहाँ पे ये जो आर है ये वाला, इसको फॉर्मूले वाला मान लो कि ई जो ds है वो हम मान लीजिए 4 पाई पाई एक्स स्क्वायर से हम अगर इसको डिनोट कर रहे होते, उस आर से आप कंफ्यूज मत हो, ठीक है। अब आप समझ गए कि x की जगह हमें, जब आउटर रेडियस है तो हमें रखना है r, तो वही r हमने यहाँ रख दिया 4 पाई आर स्क्वायर, और ये r वेक्टर यानी कि ये रेडियस का ये परपेंडिकुलर, किसी भी पॉइंट पे परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है उसी को ये डिनोट कर रहा है। अब अगर हमारा पॉइंट बिल्कुल सरफेस पर ही रखा हो तब क्या होगा, पॉइंट P ऑन द शेल, हाँ, जब आपका पॉइंट शेल पर बिल्कुल, ये मान लीजिए कि जब आपका ये सरफेस था तो इस सरफेस पर ही यहाँ पे कहीं रखा है, बिल्कुल सरफेस पर ही, तब तब इनक्लोज चार्ज कितना हो जाएगा, तब भी इनक्लोज चार्ज आपका Q, ये आपका शुरू से ही करते हैं, रेडियस आपकी इस केस में r है, स्मॉल r है ये वाली, क्योंकि r तो यहीं तक की डिस्टेंस थी ना, O से लेके r तक की, तो रेडियस आपकी हो गई r। ई डी एस कॉस थीटा, मैंने अभी बताया आपको कि ई और ए के बीच में एंगल जब स्फेयर होगा तो 0 रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर दोनों ही सरफेस के परपेंडिकुलर होंगे। जब दोनों ही परपेंडिकुलर हैं तो दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे।
यानी थीटा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ई डी एस आ गया। डी एस के लिए हमने फिर फॉर्मूला लगाया 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ फॉर्मूला है 4 पाई, मैं x मान लेता हूँ। मैं थोड़ा सा यहाँ पे इलेबोरेट कर दूं सो दैट आपको कंफ्यूजन ना रहे। अब x की जगह हमें क्या रखना है? हमें x की जगह जस्ट स्मॉल r रखना है। हमने स्मॉल r रख दिया। तो फाइनली जो आपका ये ई डी एस जो आपका आया, देखिए इसको समझिए। यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ई डी एस जो आपका आया, गॉस की थ्योरम क्या कहती है कि Q बाई एप्सिलॉन नॉट इनक्लोज चार्ज हमने मान लिया है कि Q है। डी एस आपका कितना आया है? डी एस आपका आया है, एक सेकेंड, डी एस आपका जो आया है वो आया है आपका 4 पाई रेडियस का स्क्वायर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई आर स्क्वायर इधर पहुंचा दो तो आपका हो जाएगा ई क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अब आप देखो, ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अभी आगे और इसको करेंगे। ये वाली लाइन आपकी आ गई। अब अगर मैं 4 पाई आर स्क्वायर यानी इसको एरिया की तरह लिख लूं तो क्यू एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन एरिया। और हम जानते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है क्यू बाई एरिया। तो क्यों ना हम इसको एरिया की तरह लिख के इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी में कन्वर्ट कर दें, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब उस केस की भी बात कर लेते हैं जब आपका पॉइंट P सेल के अंदर है, यहाँ पे कहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। देखिए सरफेस पर सारा चार्ज कहाँ पर है सर? स्फेयर में। स्फेयर में सारा चार्ज आपका जो कंप्लीट पूरा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका सरफेस पे है। बट अगर हम पॉइंट P को सरफेस के अंदर लेंगे तो जो हम यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाएंगे उस पर तो कोई चार्ज नहीं होगा, क्योंकि चार्ज तो सारा इसके बाहर पड़ा है। तो आपका जो फ्लक्स है फाई बराबर जो Q बाई एप्सिलॉन नॉट गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो इनक्लोज्ड चार्ज आपका हो जाएगा 0। तो आपका जो फाई ई डी एस है वो बेसिकली गॉस की थ्योरम क्या कहती है? Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और Q इनक्लोज चार्ज हो गया आपका 0। तो ऐसी कंडीशन में फाइनली आपका फाई क्या हो गया? 0। तो इनसाइड आपका जो है सरफेस 0 हो जाएगा। इस तरीके से आपके सारे डेरिवेशन खत्म हुए। न्यूमेरिकल की भी प्लेलिस्ट आपको जल्द ही मिलेगी। फिलहाल हम 31 दिसंबर तक 12th क्लास की आपकी सारी जो है प्लेलिस्ट थ्योरेटिकल डेरिवेशन पी वाई क्यू जो आपके हैं, पी वाई क्यू जो आपके हैं वो आपके 31 दिसंबर तक हम अपलोड कर देंगे डेरिवेशन में। उसके हम इस चैप्टर में विदा लेते हैं। जल्दी हम सेकंड चैप्टर की भी एक पी वाई क्यू वीडियो हम अपलोड करेंगे। साथियों आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।